ठीक है, तो अभी हमने रिसेंटली क्या खत्म करा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एंड करा था। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसके जितने भी कॉन्सेप्ट में फॉर्मूले वगैरह थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो ये जो रिवीजन है ना, ये इसके पर्पज से है कि जैसे जिसने जो भी प्रीवियस टॉपिक अप्लाई करे होंगे, क्वेश्चन अच्छे अच्छे होंगे, वो सारे फॉर्मूले एक जगह मिल जाएंगे। प्लस स्टार्टिंग आपके 5 से 10 मिनट के अंदर जो भी पूरा चैप्टर एक साथ समराइज रहेगा, यहाँ पर देख के चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा करा था हमने इसके अंदर, हाँ सबसे पहले हमने टॉपिक जब स्टार्ट करा था, हमारा टॉपिक का नाम क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है ये सिंपल इंटरेस्ट, तो हमने इसके अंदर बताया था कि इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा चलता है कि सपोज करो कोई बंदा है, ठीक है, वो आज के डेट पर आपसे कुछ पैसे बोरो करता है, यानी 10,000 रुपये उधार ले लेता है। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 10% है। क्लियर है, तो आपसे बोलता है कि आपके फर्स्ट ईयर के एंड में आपको कितना इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा कि आपको पे करना रहेगा। तो आप सिंपली क्या करते थे, इस 10,000 का 10%, दैट इज 1,000 ऐसे करके निकाल लेते थे। फिर नेक्स्ट ईयर आपको पहुंचना है सेकंड ईयर में, तो वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन होती है, 10,000 आ जाएगा। और यहाँ पर होता क्या है, हर साल का इंटरेस्ट जो है सेम रहता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसके फॉर्मूले भी ऐसा बेसिक सा टॉपिक था, नॉर्मली ये वाली कैलकुलेशन हमने अकाउंटिंग के अंदर डिबेंचर्स वगैरह वहाँ पे हमने बहुत सारी करी हुई हैं। तो यहाँ पे सिंपली कैलकुलेटर पे इसका निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, एस आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, वेयर हमने यहाँ पे क्या सीखा था, यहाँ पे जो टाइम होता है वो हमेशा किस में होगा, इन ईयर्स में होगा। दैट इज अगर कोई चीज़ ईयर्स में नहीं है, अगर मंथ में टाइम दे रखा है तो उसको हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 12 करके। सिमिलरली या फिर बहुत से लोग ना इसको ऐसे लिखते हैं, सिंपल पी आर टी। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफरेंट हो गया, ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही है, बस डिफरेंस क्या आ जाता है कि यहाँ पर आर जो है वो इन डेसिमल फॉर्म में है। ये जब हमने क्लास करी थी वहाँ पे बेसिक डिटेल में इसको हमने एक्सप्लेन भी करा हुआ है चीज़ों को, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आर डेसिमल फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब हमने पढ़ा था, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, यानी जो पैसा हम स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, या जो पैसा स्टार्टिंग में लगाया था यानी इनिशियल वैल्यू भी हो सकती है इस टाइप से। ठीक है, तो पी के सारे मतलब हो सकते हैं, या फिर प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर आर स्टैंड फॉर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर कह सकते हैं हम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसके बाद अपने पास टी स्टैंड फॉर टाइम। टाइम के लिए हमने पहले स्पेशलाइज कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमेशा टाइम जो होगा ये ईयर्स में ही होगा। इसके अलावा एक टर्म बनता है हमारे पास अमाउंट का। तो अमाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, अमाउंट स्टैंड फॉर मतलब प्रिंसिपल वैल्यू प्लस आपने जितना भी टाइम पीरियड में इंटरेस्ट अर्न करा है उसको आप एक साथ ऐड करके दे दो, तो वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। तो यानी अगर मेरे को अमाउंट का फॉर्मूला ही लिखना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू पी, और आई निकालने का फॉर्मूला क्या था, पी आर टी डिवाइड बाई 100। अगर मुझे इसको फॉर्मूले के टर्म में लिखना है तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा पी वन प्लस आर टी अपॉन में 100, इस टाइप से। ठीक है, ये अमाउंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में अमाउंट्स वगैरह देता है तो ये हम इसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा ना फिर सिंपल इंटरेस्ट वाले एक ये जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है एस आई वाला, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100। अगर हम बोलते हैं इससे कि अगर हमें बाकी की चीज़ें फाइंड आउट करनी है, जैसे टाइम निकालना हो, रेट निकालना हो, पी निकालना हो, तो वैसे तो आपको बचपन से ही पता है, बट फिर भी आपको सिंपली क्या करना है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, और जो रिमेनिंग दो चीज़ें बच जाती हैं जैसे आर और टी बच गया, उसको नीचे डिनोमीटर में पुट कर दो। ऐसे अगर मेरे को आर फाइंड आउट करना है तो आई मल्टीप्लाई 100, और इस तरीके से पी मल्टीप्लाई टी। टाइम निकालना है तो आई मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई आर इंटू पी। इस टाइप से करके हम सॉल्व कर देते थे। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इतना ही था, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ था भी नहीं, ये हमने कर लिए थे। इन केस अगर डाउट रहता है तो वो देख लेंगे, भेज देंगे, या फिर एडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे वो भी अटैच कर देंगे इसके साथ ही। अच्छा, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मतलब अब जो है आपको इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट के ऊपर भी पे करना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज ऑन इन सी आई, इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल वैल्यू प्लस लास्ट एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस लास्ट एक्रूड इंटरेस्ट के ऊपर भी चार्ज करते हैं। मतलब जैसे सपोज करो
वो सेम टाइमलाइन बना लेते हैं। आज 0 पीरियड पर हम किसी से 10,000 रुपये बोरो कर लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपना 10% है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में हम कितना पे कर देंगे? 10,000 का 10% दैट इज 1,000। जब नेक्स्ट ईयर आएगा, मतलब जो नेक्स्ट वाला पीरियड होगा, वहाँ पर हम कितना पे कर देंगे? 10,000 का 10% तो हम पे करेंगे ही करेंगे, जो हमारा नॉर्मल 1,000 होता है, प्लस जो लास्ट एक्रूड इंटरेस्ट था ये वाला, इसके ऊपर भी हमें ब्याज देना पड़ेगा सीआई के अंदर, दैट इज ये हो जाएगा 1,000 का 10% दैट इज 100। इस टाइप से हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। अगर जब नेक्स्ट पीरियड आएगा तो इस 10,000 पे 1,000 तो इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा, प्लस जितना भी लास्ट एक्रूड इंटरेस्ट था, मतलब ये 1,000 ये वाला और प्लस 1,100 ये वाला, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 2,100, उसका भी 10% अपने पास से जाएगा, मतलब 2,100। इस टाइप से। तो दोनों में क्या फ़र्क आता है एसआई और सीआई के अंदर? एसआई के अंदर हर साल का इंटरेस्ट सेम रहता है, बट इन केस ऑफ सीआई आपका इंटरेस्ट एवरी ईयर बढ़ता रहता है, क्योंकि लास्ट एक्रूड इंटरेस्ट के ऊपर भी आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हो। ठीक है। इसके बाद अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूले कुछ इसके इस तरीके से होते हैं। नई शीट ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? अमाउंट निकालना अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, जब तक क्वेश्चन स्पेशलाइज ना कर दे कि क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तब तक हम उसको सिंपली ट्रीट करते हैं। जब तक क्वेश्चन खुद ना बोल दे कि हाँ अमाउंट जो है कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, मंथली हो रहा है, इस टाइप से हो रहा है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पी 1 प्लस आई की पावर एन। फिर हमने वहाँ पे बोला था कि ए का मतलब, ए तो वही पुराना वाला है, ए स्टैंड फॉर अमाउंट, मतलब ये पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम मैच्योर्ड वैल्यू के नाम से भी आ जाता है। और जो लास्ट में आपका पी बच जाता है, पी क्या था जो प्रीवियसली हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था, इसको आप प्रिंसिपल बोल दो, या फिर इनिशियल वैल्यू बोल दो, या फिर कैपिटल बोल दो, इन्वेस्टमेंट बोल दो, जो आपका मन करे, अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट होता क्या है? ऐसा पैसा जो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में हम इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, लास्ट में क्या है? आई। आई यहाँ निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला आर अपॉन में 100m। अच्छा, ये आर क्या होता है? आर मतलब, आर मतलब जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम बोलते हैं आर। इसके बाद एक टर्म आया एन। एन कैसे निकलता है? एन निकालने का फॉर्मूला होता है एम इंटू टी, मतलब टी स्टैंड फॉर यहाँ पर टाइम। अब पूरे के पूरे इस पोर्शन में ये एम को इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। ये एम क्या होता है? तो एम को हमने बोला कि एम का मतलब होता है, एम स्टैंड फॉर कन्वर्जन पीरियड। एम का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन पीरियड, मतलब एक साल में आप कितनी बार इंटरेस्ट पे करते हो। ठीक है, इस वाली ड्यूरेशन को हम बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा है कोई भी पैसा जो कंपाउंडेड एनुअली ग्रो करता है, तो एक साल में एनुअली के कितने पीरियड हो जाएंगे? अगर एनुअली का केस आ जाए, कंपाउंडेड एनुअली, तो इस केस में, एनुअली के केस में एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर आपसे बोल दे हाफ ईयरली, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली बोल दे, तो एक साल में सेमी एनुअली के कितने पीरियड होंगे? 2 पीरियड होते होंगे, एम की वैल्यू 2। क्वार्टरली तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो सबको पता रहता है, एम इज इक्वल्स टू 4। और मंथली के सिनेरियो में एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। हमें सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करना, वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में ना वो आपसे सीआई भी पूछ लेता है कि आप ना डायरेक्टली उस वैल्यू के कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ आपने कितना अर्न करा। तो सीआई का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो, सीआई निकल जाता है। अच्छा, एक तो ये डायरेक्टली तरीका ये है कि आप ऐसे निकाल दो, मतलब पहले आपने अमाउंट निकाल लिया हो, उसमें से पी को माइनस कर दो। बट आप ना इसको ऐसे भी कर सकते हो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? पी 1 प्लस आई की पावर एन और माइनस पी। आप दोनों तरफ से पी कॉमन ले लो तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। ये सी आई निकालने का फॉर्मूला बन जाता है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला हमें चाहिए होता है तो। ठीक है। सी आई के बाद अगर कुछ इसमें नया क्या आता है, तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर हमने नया चीज इंट्रोड्यूस करा था, इसका हमने नाम दिया था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो हमने समझाया था इसको कि पूरे साल में हम किस रेट से इंटरेस्ट पे करते हैं, उसको हमने नाम दे दिया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे हम टर्म यूज करते हैं 5% कंपाउंडेड मंथली, या फिर 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्वार्टरली, इस टाइप से टर्म यूज करते हैं। इफेक्टिव रेट बोलता है आप मुझे एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो जो हमने पूरी साल में पे करा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसका यूज क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे लगता है, ये तो पता होना चाहिए ना एग्जाम में जब यूज कर रहे हैं। तो इफेक्टिव रेट का यूज हम कैसे कैसे करते हैं? व्हेन वी हैव टू कंपेयर
टू रेट्स अबाउट विच वन इज बेटर, मतलब जो हमें पता करना हो कि कौन सा वाला रेट अच्छा है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, इफेक्टिव रेट यूज करते हैं। दूसरा, पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा, अगर बोलते रिक्वायर्ड बाई क्वेश्चन ही हो, क्वेश्चन ही बोल दे कि आप इफेक्टिव रेट निकालो, तो फिर हम क्या ही कर लेंगे, फिर तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है। तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज क्यों नहीं होता पेन, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 एम की पावर m माइनस 1। सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अच्छा, एग्जाम में क्या होता है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, इस वाली चीज को, ये चीज डेसिमल में आती है, बट हम क्या पूछ रहे हैं, इफेक्टिव रेट पूछ रहे हैं। रेट के ऑप्शंस हमेशा वहां पे कैसे होंगे, आपको परसेंटेज में होंगे, तो अपना आंसर जो भी आएगा उसे मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेना। इस चीज में ये गलती हो जाती है, बहुत सी बार हमें मिलता ही नहीं है वहां पर, तो चीजें छूट जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा ना हमने एक केस और बताया था कि अगर वैसे तो आता नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट कभी ऐसे पूछ ले, इफेक्टिव रेट चार्ज इन एडवांस, इफेक्टिव रेट चार्ज इन एडवांस के केस में क्या होता है, जब क्वेश्चन में ऐसे वर्ड लिखा हुआ आ जाए ना, चार्ज इन एडवांस, तभी इस वाले फॉर्मूले को देखना है, अदरवाइज हम ऊपर वाला ये वाला ही यूज करते हैं हमेशा। तो इफेक्टिव रेट चार्ज इन एडवांस का सिनेरियो क्या होता है, सपोज करो आज एक बंदा है, ये किसी दूसरे बंदे के पास गया पैसे बोरो करने के लिए, तो इसने बोला भाई मुझे 10,000 रुपये उधार दे दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% रहेगा। जब इसने पैसे इसको दिए ना, तो इसने क्या बोला कि भाई एक काम कर, जो तुम मुझसे पैसे लेकर जा रहा है ना, इसमें से मैं आज के दिन पहले दिन ही मैं अपने इंटरेस्ट के पैसे अलग कर लेता हूँ, साइड कर लेता हूँ, और तुझे बच्चे को पैसे दे दे रहा हूँ। आप इसको ऐसे समझ लो कि आपने पहले महीने का ब्याज मुझको दे दिया, मतलब एक पीरियड का इंटरेस्ट आपने मुझको पे कर दिया, इसको ऐसे ट्रीट करना है आपने। तो जब ऐसा केस आ जाए, मतलब पहले दिन ही जो पैसा देने वाला है वो बंदा अपने इंटरेस्ट के पैसे काट ले, ऐसे वाले केस को बोलते हैं हम इफेक्टिव रेट इन एडवांस, या फिर इंटरेस्ट चार्ज इन एडवांस। तो ऐसे वाले सिनेरियो में इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला बन जाता है E इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 माइनस आर की पावर m माइनस 1। ये छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है ना। एक बारी कभी इसको शायद टच करा था इंस्टीट्यूट ने, इसके अलावा पूछा भी नहीं है कभी, बट बाकी जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं उसमें आ जाता है। अच्छा, इफेक्टिव रेट के अलावा हमने देखा था, अगर हमारे पास मल्टीपल रेट्स हो जाएं, मल्टीपल रेट्स का सिनेरियो क्या होता है, मतलब आपको ना इस तरीके से बोल रहा है कि पहले जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा, वहाँ फर्स्ट ईयर में आपको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड ईयर में 8% हो जाएगा, उससे नेक्स्ट ईयर में 10% हो जाएगा। ऐसे अगर बहुत सारे रेट्स आ जाते हैं, तो इस वाले सिनेरियो में हम क्या करते हैं, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस I1 की पावर N1, 1 प्लस I2 की पावर N2, 1 प्लस I3 की पावर N3, मतलब जितने रेट होते हैं उस तरीके से आप इसको बढ़ा लो। अगर 2 रेट है तो आपका फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, केवल 2 टर्म यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो ऐसे बोलता है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा आ जाए अपने पास कि ये सब आपके पास ना 10,000 रुपये हैं, आपको एक बैंक में डालना है, वहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बोल रहे 5% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली। फॉर ईयर 1, पहले साल के लिए आपका क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है। अच्छा, दूसरे में क्या बोलता है, फिर इसके बाद दूसरे साल से क्या हो जाएगा, 5% कंपाउंडेड मंथली हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ईयर के अंदर तो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, ऐसे बोलते क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो ऐसे वाले सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ता है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या कर निकालना पड़ेगा, पहले I1 निकालोगे आप, तो बोले 5% कंपाउंडेड एनुअली है, तो इस वाले सिनेरियो में m की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 होती है, और कंपाउंडेड मंथली में m की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो फर्स्ट वाले I1 के लिए तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा 5/100 m की वैल्यू 1 थी, तो मतलब 0.05 हो जाना है। और जब आप दूसरा वाला रेट निकालोगे, तो इस सिनेरियो में मतलब I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/100 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि आपका कंपाउंडेड मंथली हो रहा है, तो कितना आएगा डिवाइड करके, कितना, अच्छा 0.00417 ऐसा कुछ समथिंग आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले सिनेरियो में N2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/4, सॉरी 1/12, ये 12 हो जाएगा। तो आप इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर दोगे, मतलब अमाउंट इज इक्वल्स टू जो भी आपका पैसा है 10,000 ब्रैकेट के अंदर 1.05 की पावर 1, इसके बाद
0.04167 की पावर 12। इस टाइप से इसको सॉल्व कर देते हैं आप। जो भी इसको सॉल्व करके आएगा आपका फाइनल अमाउंट निकल जाएगा। मतलब वहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, इन केस जब हमारे पास मल्टीपल रेट्स आ जाते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, या फिर मल्टीपल टाइम ड्यूरेशंस आ जाती हैं। ठीक है, मल्टीपल रेट के बाद कुछ और भी आया था क्या हमारे पास नया? एक तो कलर भी चेंज नहीं होते यार, कुछ और भी आया था क्या नया? नहीं था। इसके बाद हमने डिप्रिसिएशन को इंट्रोड्यूस कर दिया था इसी वाले टॉपिक में। ठीक है, डिप्रिसिएशन के केस में हमने क्या करा था, हमने बोला था सपोज करो कोई एसेट्स है, कॉस्ट है उसकी 1 लाख रुपए, उसकी जो यूजफुल लाइफ है रेट 10% उसका डिप्रिसिएशन मान लो, और उसकी यूजफुल लाइफ जो है आप सपोज करो 10 ईयर्स है या फिर कुछ भी है, इस टाइप से कुछ भी दे रखा होगा रैंडमली क्वेश्चन के अंदर, और वो आपसे बोलता है स्क्रैप वैल्यू बताओ एट द एंड इसकी कितनी होगी, तो स्क्रैप वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने वहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला देखा था, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट 1 माइनस आर की पावर एन। अच्छा, डिप्रिसिएशन वाले फॉर्मूले में बीच में माइनस क्यों आता है? क्योंकि जब इंटरेस्ट लगने से पैसा बढ़ता है, डिप्रिसिएशन लगने से उसकी एसेट्स की वैल्यू घटती है, इसलिए बीच वाले फॉर्मूले में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या पढ़ा था, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर की पावर एन। एन का मतलब क्या है, नंबर्स ऑफ ईयर इन विच एसेट्स यूज्ड, इस टाइप से हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या निकल जाता है, हमारा डिप्रिसिएशन निकल जाता है। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक थे क्या हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर? बस ये दो ही चीजें थी। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर देखें तो कुछ वैसा कुछ था नहीं। एक क्वेश्चन होगा बुक का जिसके अंदर ना डेथ रेट और बर्थ रेट दे रखी होगी आपको, उस वाले में ना आर में ट्रिक है, आर कैसे निकालते हैं उसमें ना पर 1000 पे दे रखा है। जब भी आपको रेट निकालना हो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में, कि जैसे डेथ रेट बोल रहा है 19.4 थी और शायद बर्थ रेट 39.4 था, तो आपको जब भी रेट निकालना हो तो याद रखना वो पर 1000 पर दे रखे हैं उसने, तो रेट निकालते समय उस वाले क्वेश्चन के अंदर नीचे 1000 को रखना है। ये क्वेश्चन आई गेस लास्ट क्वेश्चन होगा बुक का मॉड्यूल का, है ना, इसमें ये याद रखना है। इसके अलावा ये टॉपिक खत्म हो गया था। फिर एक प्रेजेंट वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट आया था, हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, मैंने मना भी करा था आपसे कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप पुराने वाले फॉर्मूले से निकाल दो। जैसे अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस आई की पावर n होता है। अब मेरे को P फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इसके नीचे भेज दूंगा, ये निकल जाएगा P। ठीक है, तो इसी को इन्होंने फॉर्मूला क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास A1 प्लस आई की पावर माइनस का n। कोई भी चीज अपॉन में लिखी हुई है वो ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इन्होंने फॉर्मूला क्या दे दिया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस। इस टाइप से टॉपिक को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा और खत्म भी कर दिया। ठीक है, यहाँ तक चीजें हुई थी। तो प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं है, पुराना वाला फॉर्मूला ये जो हमने कंपाउंड अमाउंट में सीखा था। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए, ऐसा कुछ नीड नहीं है कि क्वेश्चंस भी कराने हैं साथ के साथ। अच्छा, फिर जब ये टॉपिक एंड हुआ था तो हमने नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा था, उसका नाम क्या था, एन्युटी। ठीक है, ये ज्यादा दिक्कत करता है क्योंकि ना इसमें समझ में ही नहीं आता लोगों को, एन्युटी है भी कब लगती है कब नहीं लगती। तो इसके हमने दो ही सिनेरियो देखे थे। इसकी कंडीशंस क्या है, दो ही कंडीशन हमने पता करी थी एन्युटी की। कि पहली कंडीशन क्या होती है, जो आप अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट है वो शुड बी सेम होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन क्या होती है इसकी, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, शाबाश थैंक यू, ठीक है, क्या बोला, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट शुड बी सेम। राइटिंग समझने लायक तो है ना, नहीं भी होगी तो बोल भी तो रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है, टाइम बिटवीन टू पेमेंट शुड बी सेम, तभी एन्युटी बनेगी, अदरवाइज वो चीज एन्युटी नहीं बनेगी। तो दूसरी कंडीशन क्या है, टाइम बिटवीन टू टू पेमेंट, क्या एवरी पेमेंट, यहाँ पे ना इसको एवरी कर दो, टाइम बिटवीन एवरी पेमेंट पेमेंट शुड बी सेम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है ना पहली पेमेंट जो है आप पहले डे पे कर रहे हो और दूसरी पेमेंट 1 साल बाद कर रहे हो, फिर अगली याद है अरे मैं तो 2 साल बीच में स्किप कर दिया, चौथे साल आप डायरेक्टली 3 साल की पेमेंट दे रहे हो, तो वो एन्युटी नहीं बनता। तो एन्युटी की बेसिक कंडीशन क्या है, सबसे पहले ये चीज हमें देखनी है कि सवाल एन्युटी का है भी या नहीं है। वरना मैं ऐसे बोल दूं कि जिसमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है वहाँ एन्युटी लगता है, तो बच्चा नॉर्मल वाले जो क्वेश्चन होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले
अगर उसमें भी वो फ्यूचर वैल्यू लिख के दे दे तो बच्चा उसमें एन्युटी घुसेड़ने लग जाता है। तो सबसे पहले देखो क्या पहले पेमेंट एक बार हो रही है कि पेमेंट की सीरीज चल रही है। अगर क्वेश्चन के अंदर एक ही बार पेमेंट हो रही है तो फिर वो कंपाउंड अमाउंट वाले फॉर्मूले से हो जाता है, खत्म हो जाता है। बट अगर आपके अंदर ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन के अंदर बार बार पेमेंट जा रही है, मतलब हर महीने के एंड में या हर पीरियड के एंड में या बिगिनिंग में पेमेंट जा रही है, तो वहां पे हम एन्युटी वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। ऐसे चलता है ये। तो बेसिक सबसे पहले सवाल को रीड करना है, वहाँ पे टाइम जितना भी है क्वेश्चन पढ़ने में लगाना है वहाँ पे। तो फॉर्मूले क्या होता है यहाँ पर? फॉर्मूले दो यूज होते हैं यहाँ पर एन्युटी के अंदर। हमने बोला एन्युटी जो है ना दो टाइप की हो जाती है। पहली होती है रेगुलर और दूसरी होती है एन्युटी ड्यू। रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है कि जब भी आप पेमेंट कर रहे हो वो एंड ऑफ द पीरियड में कर रहे हो। ठीक है, रेगुलर के अंदर क्या होता है? पेमेंट जब भी करते हो, पेमेंट मेड ऑन एंड ऑफ पीरियड, जो भी टाइम इंटरवल दे रखा है उसके आप लास्ट में अगर पेमेंट कर रहे हो तो वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे? एन्युटी रेगुलर यूज करते हैं। ड्यू क्या होती है? ड्यू का मतलब होता है आपने जो पेमेंट जो है ना वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से स्टार्ट कर दी। पेमेंट स्टार्ट फ्रॉम डे वन, आपने पहले दिन से पेमेंट स्टार्ट कर दी, उसको आपने क्या नाम दे दिया? एन्युटी ड्यू वर्ड यूज कर लिया। अब जैसे ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर हम एंड में पेमेंट करते हैं, जैसे लोन की पेमेंट करनी है तो लोन के अंदर मोस्टली हम क्या कहते हैं, आज हम मनी बोरो करते हैं और पर्टिकुलर महीने की इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं, इस मंथ के एंड में जाएगी इतनी या ईयरली इंस्टॉलमेंट इतनी जाएगी। तो उसमें ना पहले दिन पे ही हमें पेमेंट देने की नीड नहीं पड़ती, तो वहां पर हम क्या यूज कर लेते हैं? एन्युटी रेगुलर। बट जो ये ड्यू वाला सिनेरियो होता है, ड्यू कहाँ पर यूज होता है? जैसे आप बैंक में चले गए, आपने बैंक में बोला मुझे रेकरिंग डिपॉजिट ओपन करना है, एफडी ओपन करनी है, मैं एक साल बाद पैसे देने आऊंगा, तो बैंक क्या बोलेगा आपसे? भाई सुन, एक साल बाद आएगा तो एक साल बाद ही तेरी एफडी चालू होगी, अगर तुझे आज से करवानी है तो आज हमें पैसे देकर जा। बैंक वाले ऐसे तो बात करेगा उससे? ये तो बोलेगा कि भाई तेरे को अगर आज ही एफडी करानी है तो आज ही देकर जाना। या फिर जैसे आप एलआईसी के प्रीमियम पे करते हो तो आप क्या करते हो? डे वन से स्टार्ट कर देते हो, मतलब आज आपने बोला मुझे चाहिए तो आप पहले दिन ही क्या कर दोगे? अपने पैसे पेमेंट दे दोगे उनसे और आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे वाले सिनेरियो होते हैं, वहां पर हम एन्युटी ड्यू को यूज करते हैं। अच्छा, दोनों में क्या फर्क आता होगा? ये जो है ये एंड ऑफ द पीरियड दे रहा है। सपोज करो मैं आज बैठा हूँ, मैंने आज लोन लिया, ठीक है, एक बंदा है आज से इंस्टॉलमेंट दे रहा है, यानी वो एन्युटी ड्यू के सिनेरियो में आ गया। और जो दूसरा बंदा है वो क्या कर रहा है? पीरियड के एंड में दे रहा है। तो दोनों में फर्क कितना आ रहा होगा? जो बंदा आज पैसा दे रहा है वो क्या बोलेगा? भाई अगर मैं इस पैसे को अपने पास रखता तो एक साल का मेरे को इंटरेस्ट मिलता। और रेगुलर वाले ने क्या करा होगा? अपने पास एक साल तक पैसा रखा तो उसने उसका यूज करा, दैट इज उसने इंटरेस्ट को अपना जैसे भी यूटिलाइज करा। तो दोनों में सिर्फ फर्क क्या आता है? एक पीरियड के इंटरेस्ट का फर्क आता है। ठीक है, तो इसलिए तुम देखना जो भी रेगुलर के फॉर्मूले होते हैं एन्युटी के फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस इसके रेगुलर वाले फॉर्मूले में 1 + i से या तो मल्टीप्लाई हो रही होती है या फिर डिवाइड हो रही होती है। दोनों में सिर्फ इतना सा ही फर्क आता है, क्योंकि एक पीरियड के जो डिफरेंस होता है केवल इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है दोनों चीजों में, और कुछ होता नहीं है। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो अगर मैं देखें तो एन्युटी के दो ही फॉर्मूले होते हैं रेगुलर की भी, या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी या फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो स्टार्ट करते हैं पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या फॉर्मूला होता है इसका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे ए जो है ना वो अमाउंट में समझ लेना, ए का मतलब होता है आप कितना पैसा पे कर रहे हो ईच इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो ए फिर ब्रैकेट के अंदर 1 + i की पावर n -1 अपॉन में आई। ये कौन सा फॉर्मूला आया है, कैसे, हमें डेरिवेशन में नहीं जाना, बस सिंपल इतना याद रखना है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है। बाकी आई तो आपने जो पीछे पढ़ा वही है, r अपॉन में 100 m वाला, और n क्या है? m इंटू टी होता है। ए स्टैंड फॉर अमाउंट पेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। ये क्या बन जाता है हमारे लिए? ए बन जाता है। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला है। अच्छा, जैसे मैंने वर्ड करा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और मैं साइलेंट हो गया, तो ये चीज पहले से मान के चलनी पड़ेगी, ये एन्युटी रेगुलर है, ड्यू का तो सिनेरियो ही नहीं है। अगर ड्यू होगा तो नाम लेगा, अदरवाइज ये क्या बोल देगा? क्वेश्चन साइलेंट है तो ये एन्युटी रेगुलर है। तो इस चीज पे याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको निकालना फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ड्यू का सिनेरियो आ जाए तो बोलता है जो आपने ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा है ना, फॉर्मूला ये सेम ही रहता है, बस आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ 1 + i से, क्योंकि एक पीरियड का इंटरेस्ट लॉस होता है तो ड्यू वाले सिनेरियो में उसे वो ज़्यादा मिल जाएगा, इसलिए हम इससे बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
तो ये होता क्या है, सिंकिंग फंड निकालना हो, जब इसकी एप्लीकेशन आती है ना तो बच्चा परेशान हो जाता है कि अब तो सिंकिंग फंड का क्वेश्चन आ गया, CAGR का क्वेश्चन आ गया, इस टाइप की क्वेश्चन आ गया, तो उससे परेशान मत हो ना। वो उसमें बस ये देखो कि वैल्यू हमें जो निकालनी है फ्यूचर के लिए सोचना है, और इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको फॉर्मूले इसी तरीके से अप्लाई करने पड़ेंगे, जैसे सिंकिंग फंड वाले में मोस्टली यही होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक अगला होता है, अगला कौन सा स्टार्ट होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ, फ्यूचर वैल्यू, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू भूल जाता हूँ ना मैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब जैसे मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, रेगुलर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा रेगुलर की बात करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है इसके अंदर वैल्यू इज इक्वल्स टू ए अपॉन में आई, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस आई की पावर एन। ये छोटा सा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ए अपॉन में आई और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, ये 1 लिखा है 11 नहीं है, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन। इस टाइप से वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, जनरली कहाँ पे यूज होती है, लोन में बोलते हैं कि लोन में वैल्यू निकालो। जैसे लोन हम आज की डेट पे लेते हैं तो बोलता है एक बंदा जो है एक सिंगल अमाउंट जैसे 4-4 हज़ार रुपये करके 25 साल तक पे कर रहा है, तो इसकी वैल्यू बताओ, इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई। सर क्वेश्चन क्या हो जाता है, जैसे कोई बंदा है बोलता है कि वो एवरी ईयर 4 हज़ार की इंस्टॉलमेंट पे करता है। ठीक है, एंड ऑफ द पीरियड की बात कर रहा है, वो एंड ऑफ द पीरियड में 4 हज़ार की इंस्टॉलमेंट पे करता है ये, और वो जो है टाइम 25 सालों तक पे करेगा एनुअली। तो एनुअली वाले सिनेरियो के अंदर क्या हो जाता है, आपका एम की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 25 इंटू 1 भी करोगे 25 ही रहना है। अच्छा, जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेट्स से वो बोलता है 12% है, ऐसा कुछ है। तो आपको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो सिंपली क्या कर दोगे, 4000 डिवाइड बाई आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.12, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 0.12 की पावर 25। इस टाइप से इसको सॉल्व करके जो भी आएगा ये क्या निकल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। ये पावर वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं ये अभी लास्ट में देख लेंगे हम लोग। अच्छा, अगर मेरे को निकालना हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ड्यू निकालनी हो तो ड्यू के सिनेरियो में क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला यही रहने वाला है, बस इसके अंदर ड्यू के केस में क्या हो जाता है, इन केस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, फॉर्मूला क्या हो जाता है इसके अंदर, हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू यानी वैल्यू इज इक्वल्स टू ए अपॉन में आई तो रहेगा रहेगा फॉर्मूले के अंदर, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस आई की पावर एन। मतलब ये एन्युटी रेगुलर वाला फॉर्मूला तो रहेगा रहेगा, बस इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 1 प्लस आई, बस एक पीरियड से ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू के अंदर ये 1 अपॉन ना रख के हम क्या करते हैं डायरेक्टली 1 प्लस आई यूज करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन में 1 प्लस आई यूज करते हैं। इस टाइप से एन्युटी रेगुलर भी सॉरी एन्युटी ड्यू भी खत्म हो जाती है। ठीक है, इतना ही था, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं थी। अच्छा, ऐसे कभी कभी ना क्वेश्चन दिख जाएगा, जैसे बोल देगा आपसे CAGR निकाल के बताओ, तो ना ये कोई नई चीज़ नहीं आ जाएगी। CAGR में जैसे बोल देगा कोई रेट है, सपोज करो कोई ईयर दे देगा यहाँ पे 2010 11 12 13 14 इस टाइप से दे देगा, मैं यहाँ 1 2 3 4 यूज़ कर रहा हूँ, किसी की वैल्यू 120 है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 125 है, यहाँ 130 140 आ गई, आपसे बोलते हैं CAGR निकालो, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालो, किसके लिए, पीरियड 3 के लिए निकाल दो। तो आपको ना सिंपल परेशान मत, जैसे ना बच्चे क्या होता है परेशान हो जाता है कि नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो गया, ऐसे लिख देगा CAGR का ना, ऐसे फॉर्मूला आ गया कहीं से कि V1 अपॉन में V0 की पावर 1 अपॉन, क्या कर दिया ये, क्या हो जाता है कि CAGR का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास V1 अपॉन में V0 की पावर 1 अपॉन में T1 माइनस T0, इस टाइप से फॉर्मूला आ गया। ये कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं, अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये कुछ नहीं कर रहे, पुराना वाला फॉर्मूला ही आपका यूज कर रहा है, जो आपका ये फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट का A इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। अब आपको CAGR मतलब रेट निकालना है, मतलब आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, A अपॉन में P, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते तो ये हो जाता है 1 प्लस आई की पावर n। अब ये n जो है दूसरी तरफ जाएगा तो ये 1 अपॉन में आ जाता, ऐसे हो जाता। अगर आपको आई की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाता है A अपॉन P की पावर 1 बाई n माइनस 1 इजिकल्स टू आई। इसने फॉर्मूले में भी क्या कर दिया, ऐसे एक फॉर्मूला बना के दे दिया CAGR का। ठीक है, मतलब जैसा आपको मैंने बताया था, जैसे प्रीवियस वाले पेज में क्या था, यहाँ पे 0 पीरियड में आपको वैल्यू दे रखी है और 3rd पीरियड के एंड में कितनी वैल्यू दे रखी है 140, तो इसने इसको नाम दे दिया V, जिसको आप क्या बोलते हो फ्यूचर वैल्यू, जिसको आप प्रेजेंट वैल्यू बोलते थे उसको उसने नाम दे दिया V0 V1। टाइम आपको समझ में आ रहा है कितना हो गया
3 साल हो गया। तो अगर आपको CAGR का फॉर्मूला भी नहीं पता तो आप अमाउंट वाले फॉर्मूले से भी निकाल देना, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये निकल गया CAGR। इसके अलावा ना बहुत सारी एप्लीकेशन अलग अलग थे। CAGR वाली शीट कहाँ गायब हो गई? ठीक है, तो CAGR के फॉर्मूले के बाद अगर हम देखें तो ये आपकी मर्जी है जैसे याद करना है। अगर आपको फॉर्मूले से जाना है फॉर्मूले से जाओ, अगर डायरेक्टली जाना है तो वैसे ही जाओ, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रेट है तो इंटू 100 कर ही देना। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे, एन्युटी की एप्लीकेशन कैसे यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिपेंड करता है। बस मैं चीज़ें बता देता हूँ। जैसे हमें PVIF निकालना है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, लेट्स से जैसे सपोज करो अगर मेरे को ना आर जो है 10% है और मुझे इसके PV फैक्टर फाइंड आउट करना है, हम कैसे करते थे इसको कैलकुलेटर के ऊपर 1 + 0.1 टाइप करते थे, देन डिवाइड का बटन एंड इजिकल्स टू, इससे फर्स्ट ईयर का PV फैक्टर निकल जाता है। अगर आप दोबारा इजिकल्स टू का बटन दबा दोगे तो सेकंड ईयर का PV फैक्टर निकल जाएगा, तीसरी बार दबा दोगे तो थर्ड ईयर का PV फैक्टर निकल जाएगा, और इन तीनों के साथ अगर GT दबा दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू एक्यूमुलेटेड फैक्टर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू एक्यूमुलेटेड फैक्टर निकल जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के अंदर। इसके अलावा चीज़ें क्या आती है, कुछ और बचती हैं क्या? इसके अलावा हम कैलकुलेटर पे कैसे वर्क करते हैं एक बार वो देख लो। तो कैलकुलेटर के ऊपर चीज़ें कैसे बताई थी आपको मैंने, अगर आपको फाइंड आउट करना है कभी भी टू फाइंड A⁴n निकालना है मेरे को, सबसे बेसिक इसी से चालू करा था। तो हमने कैसे बताया था कैलकुलेटर के ऊपर, पहले वो नंबर टाइप कर लो जिसकी भी आपको वैल्यू निकालनी है, इसके बाद मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना है, एक ही बार प्रेस करना है, एंड देन इजिकल्स टू बटन, जितनी पावर होती है उससे एक बार कम प्रेस करते हैं हम। क्लियर है? ऐसे ही सीखा था ना हमने। अच्छा, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है टू फाइंड A⁴ मेरे को माइनस का n फाइंड आउट करना है, मतलब नेगेटिव पावर फाइंड आउट करनी है, जैसे प्रेजेंट वैल्यू वाले क्वेश्चंस के अंदर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पर, तो सबसे पहले वो नंबर टाइप कर लूँगा जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है जो बेस में होगा, इसके बाद डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे एंड देन इजिकल्स टू बटन, जितनी पावर होती है वहाँ पे सेम उतने टाइम से प्रेस करना होता है इजिकल्स टू बटन। ठीक है, वहाँ कम नहीं करना होता। अच्छा, अगर पावर बड़ी हो जाए, मतलब लेट से ऐसा आ जाए 60 आ जाए या 80 आ जाए, 120 आ रही है, जैसे इस टाइप से आ गई पावर की 1.005 की पावर 120 ऐसे आ गया, तो कैलकुलेटर के ऊपर हम 119 टाइम्स तो प्रेस करेंगे नहीं इक्वल्स टू का बटन। तो आप सिंपली इस वाले सिनेरियो में क्या करते थे, 120 के फैक्टर कर लेते थे। आप कोई भी ऐसे 10 × 12 कर लोगे या फिर 10 × 4 × 3, और बाकी जो नॉर्मल ट्रिक्स है इस तरीके से अप्लाई कर देना, वो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या सीखा था, हाउ टू फाइंड लॉग ऑन कैलकुलेटर, टू फाइंड लॉग ए। ठीक है, दिखा नहीं रहा, बस मैं लिख रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें लिखी पड़ी होंगी अपने पास। तो अगर कैसे भी अगर हमें लॉग ए फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नंबर टाइप कर देंगे जो भी बेस में होता है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही रूट का बटन होता होगा कैलकुलेटर के ऊपर, उसको हम 19 टाइम्स प्रेस करते थे, फिर -1 मल्टीप्लाई 227695 इजिकल्स टू, जो भी स्क्रीन के ऊपर आता था वो लॉग वैल्यू आ जाती थी। पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट तक लेके चलना है इसको। अच्छा, इसी तरीके से अगर मेरे को एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको कैसे कर देंगे, सबसे पहले नंबर टाइप कर लो जिसका भी आपको एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, देन डिवाइड का बटन 227695 +1 इजिकल्स टू, इसके बाद हम कंटिन्यूसली प्रेस करते थे इंटू इजिकल्स टू 12 टाइम्स, इस टाइप से करते थे। ठीक है, ये दो चीजें थी, लिख लिया क्या? हाँ सॉरी, 19 टाइम्स है ये इंटू इजिकल्स टू ना 19 टाइम्स रहेगा। अरे क्या हो गया, ये चलती क्यों नहीं है, 19 टाइम्स कर देना यार इसको। ठीक है,
अच्छा इसके अलावा कुछ और भी था क्या? शायद ये बचता था, अगर हमें कभी ये फाइंड आउट करना हो, ए की पावर 1/n समथिंग फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो हम कैसे निकालते थे? नंबर टाइप कर लेते थे जो बेस में होता था। ये रेट वाले क्वेश्चन में यूज करते हैं, मैं जनरली इसको जब हमें रेट फाइंड आउट करना हो ना किसी भी क्वेश्चन का, तो उस वाले क्वेश्चन में इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। जैसे ए टाइप कर लिया, फिर रूट का बटन 12 टाइम प्रेस करते थे वहां पर, फिर -1 डिवाइड n प्लस 1 इजिकल्स टू कर देते थे हम, और लास्ट में हम क्या कर देते थे? कंटिन्यूसली प्रेस करते थे इंटू इजिकल्स टू 12 टाइम्स, ठीक है, इस टाइप से होता था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, और भी कुछ ट्रिक्स थी वैसे तो बहुत सारी थी कैसे कैसे निकालना है, बट मेनली ये है जो बार बार यूज होती है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर। बस इस टॉपिक के लिए इतना ही रहने दो, बाकी चीज़ें देखते हैं ना।